चलिए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस की एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन में डिस्कस कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटेंस। आप याद करें ये एप्लीकेशन हमने इंडक्टिव इफेक्ट पे भी डिस्कस की थी और आई इफेक्ट में आप याद करें दो फैक्टर्स हमने कंपैरिजन के लिए लिए थे, जिसमें फर्स्ट फैक्टर तो हमने लिया था चार्ज ऑन एटम और इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन पॉजिटिव चार्ज ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन। और उसके बाद में सीक्वेंस में फिर हमने आई इफेक्ट की एप्लीकेशन ली थी और याद करें आई इफेक्ट के बेसिस पर अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। याद करें इसे मैंने आपको इस तरह से याद रखने के लिए कहा था, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव इफेक्ट अच्छा होता है और नेगेटिव इफेक्ट पॉजिटिव को डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन इसमें आप याद करें इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर कंपैरिजन करने से पहले हम फैक्टर जो कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं चार्ज ऑन एटम। अब आज आप देखो उन दो फैक्टर्स के साथ में एक फैक्टर हम सीक्वेंस में और ऐड कर रहे हैं रेजोनेंस। अब रेजोनेंस वाले फैक्टर को भी अगर हम सीक्वेंस में ऐड करेंगे तो क्वेश्चन है अब इसमें कंपैरिजन के लिए हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करना होगा। तीन फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, रेजोनेंस, इंडक्टिव एंड चार्ज ऑन एटम। तो आप याद करें ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इन थ्री फैक्टर्स में भी स्टिल चार्ज ऑन एटम हमारा टॉप पर ही रहेगा। मतलब इन थ्री फैक्टर्स में भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चार्ज ऑन एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन विल बी बेस्ड ऑन चार्ज ऑन एटम और उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए positive charge on saturated carbon is more stable than positive charge on unsaturated carbon. Saturated carbon पर positive charge ज़्यादा stable होगा as compared to positive charge on unsaturated carbon। ये तो बात होगी देखो चार्ज ऑन एटम के बेसिस पर। अब क्वेश्चन है फिर सीक्वेंस में सेकंड फैक्टर क्या लिया जाए। तो अब जो हमारे पास दो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं इंडक्टिव और रेजोनेंस, आप बताएं इन दोनों फैक्टर्स में से पहले क्या लिया जाए। आंसर है रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पर। तो पहले कंपैरिजन का बेसिस होगा दैट विल बी रेजोनेंस। और क्या मैं कह सकता हूं, रेजोनेंस विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन। आप याद करें रेजोनेंस का जब कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ रेजोनेंस व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एटम्स। कार्बेटाइन का पॉजिटिव चार्ज जब रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज एक सिंगल कार्बन पर ना होकर के क्या होगा, एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और चार्ज अगर एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर्टिकुलर एटम पर चार्ज की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और चार्ज की अगर अवेलेबिलिटी कम होगी तो फिर इस केस में हम कह सकते हैं कि चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये कंसेप्ट मैंने आपको रेजोनेंस पे क्लियर किया हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं देखो, इफ इन केस ऑफ कार्बेटाइन positive charge is involved in resonance, resonance will increase stability of कार्बेटाइन। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं देखो कि सबसे पहले कंपैरिजन का बेसिस हमने लिया चार्ज ऑन एटम। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऐसे दो कार्बेटाइन्स हैं जिनमें चार्ज ऑन एटम सेम है तो कंपैरिजन का बेसिस आपको लेना होगा रेजोनेंस। मतलब ये आपको देखना होगा कि किस कार्बेटाइन में रेजोनेंस प्रेजेंट है और किस कार्बेटाइन में रेजोनेंस एब्सेंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो that carbetain will be more stable than the carbetain in which positive charge is not involved in resonance। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप देखो अगर हमें इन टू कार्बेटाइन्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है तो दोनों में हम बात कर सकते हैं चार्ज ऑन एटम सेम है, राइट। और चार्ज ऑन एटम अगर सेम है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है, चार्ज ऑन एटम दोनों में सेम है, तो हमने कहा उसके बाद में सीक्वेंस में हमें कंपैरिजन में क्या फैक्टर लेना होगा, रेजोनेंस। सीक्वेंस में अब यहां पर सेकंड फैक्टर आएगा रेजोनेंस।
और इसमें हमें क्या देखना होगा, देखो इसमें हमें ये चेक करना होगा कि जो कार्पेटाइन्स हमें कंपैरिजन के लिए गिवन है उनमें किस कार्पेटाइन में पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। देखो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं देयर इज नो रेजोनेंस एट ऑल, बट इन दिस केस पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, और याद करें पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो फिर हम इस केस में रेजोनेंस की बात करते हैं। तो इस कार्पेटाइन में रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब आप सोचिए, देखो दोनों कार्पेटाइन्स में अगर मैं एक सिमिलरिटी की बात करूं तो ये हम कह सकते हैं दोनों कार्पेटाइन्स में नेट चार्ज सेम है। यहां पर अगर बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज +1 है, और यहां पर भी आप देखो पॉजिटिव चार्ज की अगर बात की जाए तो +1 चार्ज ही है। दोनों में नेट चार्ज सेम है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं इस कार्पेटाइन में क्योंकि रेजोनेंस एब्सेंट है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो 100% +1 चार्ज सिंगल कार्बन पर ही रहेगा जिस कार्बन पर शो किया हुआ है। लेकिन अगर इस कार्पेटाइन में रेजोनेंस है तो आप याद करें रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है वो हाइब्रिड होता है, और अगर इस अलाइल कार्पेटाइन का हाइब्रिड बनाया जाए, आप याद करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स जब हमने डिस्कस किए थे तो अलाइल कार्पेटाइन का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। मैं यहाँ पर इसका डायरेक्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आप याद करें इस कार्पेटाइन के लिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज की अगर बात की जाए तो देखो नेट चार्ज तो सेम रहेगा। ओवरऑल चार्ज की अगर बात की जाए तो नेट चार्ज यहाँ पर +1 ही रहेगा, बट वो +1 चार्ज एक सिंगल कार्बन पर ना होकर के क्या होगा 2 कार्बन एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज का मोर देन 1 एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो क्या मैं कह सकता हूँ अब इस केस में एक पर्टिकुलर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो 100% चार्ज ना होकर के +1 चार्ज ना होकर के उससे कम हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं 50% पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा और 50% पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा, और चार्ज अगर पर्टिकुलर एटम पर कम हुआ तो फिर आप सोचिए अपोजिट आयन की उससे रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और रिएक्ट करने की अगर टेंडेंसी कम होगी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस इज हाउ रेजोनेंस विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आप सोचिए अगर एक अनायन, मान लेते हैं एक अनायन A नेगेटिव है, अगर एक अनायन इन कार्पेटाइन से रिएक्ट करता है तो आप ध्यान देना जब वो इस मिथाइल कार्पेटाइन को अप्रोच करेगा, जब वो इस केटाइन को अप्रोच करेगा तो 100% चार्ज उसे अटैकिंग साइड पर मिलेगा, 100% चार्ज इस कार्बन पर मिलेगा। लेकिन आप सोचिए जब वो अलाइल कार्पेटाइन को अप्रोच करेगा तो वो या तो इस डेफिशिएंट साइड को अप्रोच करेगा या फिर इस डेफिशिएंट साइड को अप्रोच करेगा। दोनों में से किसी भी साइड को अप्रोच करे, क्या हम बात कर सकते हैं वहां पर उसे जो चार्ज मिलेगा वो 100% चार्ज ना मिलकर के पार्शियल चार्ज मिलेगा, चार्ज कम मिलेगा। अब ऐसे में आप डिसाइड करो कि इस एनायन की फिर किस साइड पर अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, किस साइड से इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, द साइड हैविंग 100% पॉजिटिव चार्ज और द साइड हैविंग लेस पॉजिटिव चार्ज, या कहा जाए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं देखो अनायन तो डेफिनेटली उसी साइड को अप्रोच करना चाहेगा जहां पर उसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। मतलब डेफिनेटली ये अनायन पहले इस केटाइन से रिएक्ट करना चाहेगा और इस केटाइन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी उसकी कम होगी। इसका मतलब अगर इस अनायन की इस केटाइन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है, रिएक्टिविटी अगर कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो दिस इज द रीजन व्हाई अलाइल कार्पेटाइन विल बी कंसीडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्पेटाइन, क्योंकि इस अलाइल कार्पेटाइन के साथ में अनायन की रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो चुकी है। और रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम क्यों हो चुकी है? क्योंकि यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज तो +1 है, लेकिन वो +1 चार्ज एक सिंगल कार्बन पर ना होकर के रेजोनेंस की वजह से मोर देन 1 कार्बन एटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक पर्टिकुलर एटम पर चार्ज कम है, चार्ज अगर कम है तो अनायन की उस केटाइन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो रेजोनेंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप ध्यान देना। चलिए इसमें एग्जांपल यहां पर मैं इंक्लूड कर रहा हूं। बेंजाइल कार्पेटाइन को। अब आप देखो बेंजाइल कार्पेटाइन में भी रेजोनेंस है अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाए। ध्यान देना बेंजाइल कार्पेटाइन का अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाए तो
ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब आप ध्यान देना, इन दोनों कार्बेटाइन्स के साथ में इसका कंपैरिजन लिया जाए, समझा इसको। देखो इस कार्बेटाइन में भी आप कह सकते हैं रेजोनेंस प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो नेट चार्ज तो यहाँ पर भी +1 है। अब आप ध्यान दें, तीनों ही केस में नेट चार्ज +1 है, लेकिन यहाँ पर +1 चार्ज एक सिंगल कार्बन पर है, यहाँ पर +1 चार्ज रेजोनेंस की वजह से 2 कार्बन एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और वही +1 चार्ज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4 कार्बन एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्या मैं कह सकता हूँ इस केस में, क्योंकि रेजोनेंस का एक्सटेंशन ज्यादा है, रेजोनेंस एक्सटेंडेड फॉर्म में, कैसे आप देखो, दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद 1 pi bond, while this positive charge is in conjugation with this pi bond, and this pi bond is further in conjugation with this pi bond, and that is in conjugation with this pi bond. मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं रेजोनेंस का एक्सटेंशन है, और रेजोनेंस का अगर एक्सटेंशन है तो रेजोनेंस जितना ज्यादा एक्सटेंशन में होगा, आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज उतने ज्यादा एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप सोचिए, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कार्बन पर जो चार्ज होगा वो 100% चार्ज होकर के 50% चार्ज होगा। क्या मैं कह सकता हूँ अगर +1 चार्ज यहाँ पर 4 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो फिर यहाँ पर एक पर्टिकुलर कार्बन पर चार्ज 50% से भी कम होगा। और आप सोचिए चार्ज जितना कम होगा, ऑपोजिट आयन की, अनायन की कैटायन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी जो होगी वो उतनी ही कम हो जाएगी। मतलब ये अनायन सबसे बाद में इस कैटायन से रिएक्ट करना चाहेगा, क्योंकि जब वो अनायन यहाँ पर किसी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड साइड को अप्रोच करेगा तो वहां पर जो उसको चार्ज मिलेगा वो इन साइड के कंपैरिजन में कम मिलेगा। मतलब ये हम कह सकते हैं, देखो कि अगर दो कार्बेटाइन्स को आप कंपैरिजन कर रहे हैं जिनमें एक में रेजोनेंस एब्सेंट और एक में रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो जिस कैटायन में रेजोनेंस प्रेजेंट है, मतलब जिस कैटायन में पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, वो कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द कैटायन इन विच रेजोनेंस इज एब्सेंट। और अगर आप ऐसे दो कार्बेटाइन्स को कंपेयर कर रहे हैं जिनमें दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो क्या बता सकते हैं रेजोनेंस का बेसिस, कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? जिस कैटायन में रेजोनेंस ज्यादा है उस कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अदर कार्बेटाइन। मतलब इसका ये हुआ, देखो कि यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। जिस कैटायन में रेजोनेंस ज्यादा होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज मोर नंबर ऑफ एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कार्बेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर बात ये? तो इसका मतलब इस केस में हम कह सकते हैं इन दोनों कार्बेटाइन्स में रेजोनेंस प्रेजेंट है, सो दीस कार्बेटाइन्स ड्यू टू रेजोनेंस विल बी मोर स्टेबल देन दिस कार्बेटाइन इन विच रेजोनेंस इज एब्सेंट। एंड नाउ इन दीस टू कार्बेटाइन्स थर्ड विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड, बिकॉज इन थर्ड extent of resonance is more, so this cation will be more stabilized through resonance as compared to second. अब आप ध्यान देना, यहाँ पर मैं इसमें कंपैरिजन में कुछ और कार्बेटाइन ले रहा हूँ। क्या होता है, कई बार आपको कुछ ऐसे कार्बेटाइन मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं जो कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन कैटायंस को स्टेबिलिटी के लिए कंपैरिजन करने की बेस्ट टेक्निक क्या हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान देना, जैसे आप देखो अगर इन कार्बेटाइन्स में साथ में हमें ये कार्बेटाइन भी दिए हैं, अब आप ध्यान देना, देखो इन 3 कार्बेटाइन्स की अगर बात की जाए तो दीज आर कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स। और अब इन कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स में कैसे आप कंपैरिजन करेंगे स्टेबिलिटी का? आप याद करें, ऐसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जहां पर मॉलिक्यूल्स आपको कंपेरेबल दिए होते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं, देखो कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स में बेस्ट टेक्निक होती है आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस फाइंड करें, क्योंकि कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स में हम कह सकते हैं कुछ पार्ट कॉमन है, कुछ पार्ट डिफरेंट है। बस वो जो डिफरेंट पार्ट है, वो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, आप तो उसको मार्क करो, बस उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बेसिस पर आप कंपैरिजन करो, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आप ध्यान देना, देखो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि यहां पर H प्रेजेंट है, मिथॉक्सी ग्रुप, और यहां पर क्लोरीन प्रेजेंट है। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दीज 3 मॉलिक्यूल्स। इन 3 मॉलिक्यूल्स में यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, बाकी पार्ट अगर आप देखेंगे तो दैट इज कॉमन टू ऑल। तो बस जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वही उनका स्टेबिलिटी में डिफरेंस का रीजन बनेगा। अब जरा देखो इस H का इस कैटायन के लिए क्या इफेक्ट होगा, तो याद करो H
डज नॉट शो आई इफेक्ट, H डज नॉट शो M इफेक्ट। तो H का तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। चलिए ऐसा करते हैं, इसको रेफरेंस ले लेते हैं। H का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो मैं इन मॉलिक्यूल्स के लिए इसको रेफरेंस ले लेता हूँ, क्योंकि रेफरेंस इस बेसिस पर देखो, क्योंकि जो इसमें है वो तो इन दोनों में भी है। अब क्वेश्चन है इन दोनों में एक्स्ट्रा क्या है, तो क्या मैं बात कर सकता हूँ OCH3 ग्रुप। याद करें OCH3 ग्रुप की अगर मैं इस रिंग पर इफेक्ट की बात करूं तो OCH3 ग्रुप विल हैव टू इफेक्ट्स फॉर द रिंग, इट विल बी -I ग्रुप एंड इट इज +M ग्रुप। याद करें लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो इसका +M इफेक्ट होगा। हमने +M -M ग्रुप, +I और -I ग्रुप पहले से डिस्कस किए हुए हैं, उनकी एप्लीकेशन अब आपको यहाँ पर समझ में आएगी। मैंने आपसे कहा भी था कि ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप और उसका M इफेक्ट का टाइप आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, मतलब उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये ग्रुप +M है या -M है या नो M ग्रुप है या +I ग्रुप है या -I ग्रुप है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इट इज -I एंड +M ग्रुप। और क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों में से OCH3 का कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, +M। क्योंकि याद करो इन जनरल M इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर I इफेक्ट। दो एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको बताए, एक तो हेलोजन और दूसरा COO- ग्रुप, जिनमें हमने बात की थी कि उनका I इफेक्ट उनके M इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं डोमिनेटिंग इफेक्ट इज +M, राइट। चलिए थर्ड केस में हम लेते हैं, उसमें यहां पर क्लोरीन दिया हुआ है। देखो क्लोरीन की अगर बात की जाए तो इट इज आल्सो -I एंड +M ग्रुप। और याद करो इन केस ऑफ हेलोजन इट्स I इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इट्स M इफेक्ट। तो यहां पर जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा दैट विल बी -I। अब जरा आप सोचिए, ये अगर हमारे पास इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए रेफरेंस हमने कंसीडर किया है, क्योंकि जो इसमें है वो तो इसमें भी है। अब इन दोनों में एक्स्ट्रा क्या है, तो यहां पर आप कह सकते हैं इस ग्रुप का प्लस इफेक्ट यहां पर डोमिनेटिंग है, मतलब ये ग्रुप एक तरह से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और यहां पर अगर -I इफेक्ट डोमिनेटिंग है तो ये इस हेलोजन का आप एक तरह से कह सकते हैं कि नेट इफेक्ट क्या है, विथड्रॉइंग है। अब क्या मैं कह सकता हूं, अगर इस कॉमन पार्ट पर कोई रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रिलीजिंग ग्रुप प्लस ग्रुप तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। याद करो प्लस के लिए प्लस इफेक्ट अच्छा होता है, जबकि विथड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। इसका मतलब क्या मैं बात कर सकता हूं कि ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉमन टू ऑल, बट इन दिस केस ड्यू टू एडिशनल प्लस इफेक्ट, ये जो एडिशनल OCH3 का यहाँ पर प्लस इफेक्ट है, दिस प्लस इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप विल इंक्रीज दिस स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटायन एज कंपेयर टू रेफरेंस मॉलिक्यूल। यहां पर जो प्लस ग्रुप होगा वो इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को रेफरेंस के कंपैरिजन में बढ़ा देगा। क्या बात समझ में आ रही है। और यहां पर अगर विथड्रॉइंग इफेक्ट है तो याद करो माइनस इफेक्ट तो केटायन के लिए खराब होता है, माइनस इफेक्ट केटायन को डिस्टेबलाइज करता है, तो माइनस इफेक्ट जो होगा वो इस केटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा रेफरेंस के कंपैरिजन में। तो आप कह सकते हैं देखो प्लस इफेक्ट केटायन के लिए अच्छा है और माइनस इफेक्ट केटायन के लिए बुरा होगा। माइनस इफेक्ट से तो अच्छा होगा नो इफेक्ट हो, और नो इफेक्ट से ज्यादा अच्छा होगा प्लस इफेक्ट। तो इसका मतलब इन थ्री के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं, इन केस ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स, आप ध्यान देना, इन केस ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स stability of carbation will be directly proportional to plus M effect, and it will be inversely proportional to minus M effect। क्या बात समझ में आ रही है। स्टेबिलिटी जो होगी वो कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स में आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट। कोई प्लस एम ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो केटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और कोई माइनस ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो केटायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। किसके कंपैरिजन में, रेफरेंस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। इट इज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस मॉलिक्यूल। क्या बात समझ में आ रही है। देखो इस बात को समझना है, यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर बात की है कि ये जो प्लस इफेक्ट है वो केटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, किसके कंपैरिजन में, रेफरेंस के कंपैरिजन में। और ये जो माइनस इफेक्ट है ये केटायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, किसके कंपैरिजन में, रेफरेंस के कंपैरिजन में। लेकिन इस बात को समझना, देखो माइनस इफेक्ट यहाँ पर डेफिनेटली इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट जो है वो केटायन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है रेफरेंस के कंपैरिजन में। लेकिन आप ध्यान देना, बट दिस कार्बोकेटायन इज स्टिल मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन। इस बात को समझ लेना। देखो यहां पर अगर माइनस इफेक्ट है तो माइनस इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि माइनस इफेक्ट है तो अब इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी तो सबसे ही कम हो जाएगी।
देखो रेफरेंस के कंपैरिजन में जरूर आप कह सकते हैं कम होगी, बट आप ध्यान देना, बट दिस कार्पेटाइन इज स्टिल मोर स्टेबल देन दिस कार्पेटाइन। और ऐसा क्यों? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। क्या मैं कह सकता हूं इस कार्पेटाइन में रेजोनेंस में एक्सटेंशन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस दिस केटाइन विल बी इवन स्टिल मोर स्टेबल देन दिस कार्पेटाइन। तो क्या बात समझ में आ रही है कि ये जो प्लस और माइनस ग्रुप्स हैं, ये प्लस और माइनस ग्रुप्स इन केटाइंस की स्टेबिलिटी को कम या ज्यादा करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। रेफरेंस के कंपैरिजन में वो प्लस माइनस होगा, लेकिन एक्सटेंशन के बेसिस पर आप कह सकते हैं दिस कार्पेटाइन इज स्टिल मोर स्टेबल देन दिस कार्पेटाइन। क्लियर बात ये? और अब उसके बाद में पॉइंट आता है कि मान लो अगर हमारे पास ऐसे दो कार्पेटाइंस हैं जिनमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन हमें करना है और दोनों में रेजोनेंस एब्सेंट है, तो देखो रेजोनेंस अगर एब्सेंट है और चार्ज ऑन एटम सेम है तो मतलब ये दो फैक्टर्स तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर मैं ऐसे दो कार्पेटाइंस की बात करना चाह रहा हूं जिनमें दोनों में चार्ज ऑन एटम सेम है, मतलब फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। दोनों में रेजोनेंस एब्सेंट है, सेकंड पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर उसके बाद में फिर हम बात करेंगे थर्ड फैक्टर की, एंड दैट विल बी कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट। और अब आप ध्यान देना, याद करें आई इफेक्ट का कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये हमने डिस्कस किया है स्टेबिलिटी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। क्लियर हो रही बात ये? तो ये हम यहां पर स्टेबिलिटी का कंपैरिजन लेंगे इंडक्टिव के बेसिस पर, जब पहले दो फैक्टर्स कॉमन है, या कहा जाए कि जब पहले दो फैक्टर्स के बेसिस पर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देखो अगर हमारे पास ये टू कार्पेटाइंस है, आप ध्यान देना इन टू कार्पेटाइंस का अगर मैं स्टेबिलिटी कंपैरिजन करता हूं, क्या मैं कह सकता हूं दोनों ही कार्पेटाइंस में चार्ज ऑन एटम सेम है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है, और दोनों में अब देखो चार्ज ऑन एटम सेम है, तो हमने कहा भी सेकंड फैक्टर आएगा रेजोनेंस। क्या मैं कह सकता हूं दोनों ही केस में रेजोनेंस एब्सेंट है, यहां पर रेजोनेंस एब्सेंट है और इसमें भी रेजोनेंस एब्सेंट है, और दोनों में अगर रेजोनेंस एब्सेंट है तो अब कंपैरिजन का बेसिस होगा थर्ड फैक्टर के बेसिस पर, एंड दैट इज आई इफेक्ट। और आई इफेक्ट की अगर बात की जाए तो इस केस में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन्स आर बॉन्डेड विद कार्बन एटम, अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से हाइड्रोजन्स बॉन्डेड है तो देयर इज नो आई इफेक्ट एट ऑल। यहां पर हम कह सकते हैं नो आई इफेक्ट, बट क्या मैं कह सकता हूं इस केस में टू हाइड्रोजन्स आर बॉन्डेड विद पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, उन टू हाइड्रोजन्स का तो आप कह सकते हैं नो आई इफेक्ट, लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से बॉन्डेड है, इस मिथाइल ग्रुप का आप कह सकते हैं यहां पर प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, और प्लस आई इफेक्ट बोलो कैटायन को स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा, तो प्लस इफेक्ट तो कैटायन के लिए अच्छा है, तो आप कह सकते हैं दिस कार्पेटाइन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट विल बी मोर स्टेबल देन दिस कार्पेटाइन। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, एंड दैट कंपैरिजन इज ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट। लेकिन आप देखो आई इफेक्ट को हमने कब कंसीडर किया? जब उससे पहले रेजोनेंस में हमने कहा दोनों में रेजोनेंस एब्सेंट है, और उससे पहले हमने कहा चार्ज ऑन एटम दोनों में सेम है। तो ये एक सीक्वेंस आपके पास रहेगा, आप ध्यान देना, ये एक सीक्वेंस आपके पास रहेगा जब आप इन थ्री फैक्टर्स के बेसिस पर स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी इनके अलावा और भी फैक्टर्स आगे आएंगे, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन। जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन को भी हम इस सीक्वेंस में कहीं पर सेट करेंगे। वो हाइपर कॉन्जुगेशन सीक्वेंस में कहाँ आएगा वो आगे की बात है, लेकिन अगर मैं इन थ्री फैक्टर्स के बेसिस पर स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहा हूं तो इन थ्री फैक्टर्स में हम कह सकते हैं पहले हम क्या देखने वाले हैं चार्ज ऑन एटम, फिर हम क्या देखेंगे रेजोनेंस, और रेजोनेंस में भी अगर ऐसे दो कार्पेटाइंस आपके पास हैं जिनमें दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है तो दैट कार्पेटाइन विल बी मोर स्टेबल इन विच एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज मोर। और अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स हैं तो द मॉलिक्यूल हैविंग प्लस ग्रुप विल बी मोर स्टेबल as compared to reference molecule, and the molecule having minus group will be less stable as compared to reference molecule। और अगर कंपैरिजन चार्ज ऑन एटम के बेसिस पर पॉसिबल नहीं है, रेजोनेंस के बेसिस पर पॉसिबल नहीं है, तो फिर कंपैरिजन में आई इफेक्ट आपको लेना है, एंड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। चलिए ये सीक्वेंस मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ, आप ध्यान देना। ऐसा करते हैं इन कार्पेटाइंस के साथ में एक और कार्पेटाइन में इंक्लूड कर देता हूँ, विनाइल कार्पेटाइन। अब जरा देखो इन 7 कार्पेटाइंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं।
देखो इन 7 कार्पेटेंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन में सीक्वेंस क्या रहेगा, अब सीक्वेंस को एक बार अच्छे से समझ लो। ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कार्पेटेन के क्वेश्चन करते टाइम आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से आंसर दे पाओगे। देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा चार्ज ऑन एटम चेक करो। फर्स्ट टू 6 क्या मैं कह सकता हूँ सभी में पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर है, मतलब सैचुरेटेड कार्बन पर है, जबकि 7th में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इज ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पर है। और याद करो पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन इज मोर स्टेबल देन पॉजिटिव चार्ज ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन। इसका मतलब इन कार्पेटेंस में आप कह सकते हैं 7th तो सबसे लास्ट में जाने वाला है, जो 7th होगा उसको तो आप आउटराइट सबसे लास्ट में कर दो। अब क्वेश्चन है 1 to 6 में कंपैरिजन कैसे करें, तो देखो 1 to 6 में हम कह सकते हैं चार्ज ऑन एटम सेम है, तो अब कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और इसमें बस आपको पहले ये चेक करना है कि कौन कौन से कार्पेटेंस में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। जरा ध्यान देना, फर्स्ट में रेजोनेंस एब्सेंट, सेकंड में एब्सेंट, थर्ड में रेजोनेंस प्रेजेंट है, फोर्थ में भी प्रेजेंट है, फिफ्थ में पॉजिटिव चार्ज का पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ, अगर फर्स्ट एंड सेकंड में रेजोनेंस एब्सेंट है जबकि 3 to 6 रेजोनेंस अगर प्रेजेंट है, तो जिन कार्पेटेंस पर रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू द कार्पेटेन इन विच रेजोनेंस इज एब्सेंट। तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं 3, 4, 5 and 6 आर मोर स्टेबल देन 1 and 2। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि 3, 4, 5, 6 में अगर बात की जाए तो रेजोनेंस इज प्रेजेंट while in 1 and 2 resonance is absent, और 7 तो ऑलरेडी हम लास्ट में कर चुके हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन। अब जरा ध्यान देना 3, 4, 5, 6 में अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं 4, 5 and 6, 4th, 5th and 6th are more stable than 3rd, and this comparison is based on extent of resonance। आप ध्यान देना, इस केस में हम बात कर सकते हैं 4th, 5th and 6th are more stable than 3rd, which is more stable than 1 and 2, which are more stable than 7। और ये कंपैरिजन जो हमने किया है, ये कंपैरिजन किस बेसिस पर किया है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के बेसिस पर किया है। क्या बात समझ में आ रही है। अब 4, 5, 6 की अगर बात की जाए तो 4th, 5th and 6th मॉलिक्यूल्स आर कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स, और इनमें हमने कहा दिस मॉलिक्यूल 5th कार्पेटेन इज मोर स्टेबल देन रेफरेंस एंड 6th कार्पेटेन विल बी लेस स्टेबल देन रेफरेंस, क्योंकि इसमें प्लस ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पर माइनस ग्रुप प्रेजेंट है। तो ध्यान देना 5th is more stable than 4th and that is more stable than 6। ये समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि देखो 5th में अगर बात की जाए तो यहां पर प्लस ग्रुप प्रेजेंट है, 4th इज रेफरेंस, और 6 की अगर बात की जाए तो यहां पर माइनस ग्रुप प्रेजेंट है। क्या बात समझ में आ रही है, 4th में प्लस ग्रुप प्रेजेंट है, दैट विल मेक द कार्पेटेन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रेफरेंस, और 6 में माइनस ग्रुप प्रेजेंट है, दैट विल मेक द कार्पेटेन लेस स्टेबल एज कंपेयर टू रेफरेंस, एंड 6th इज मोर स्टेबल देन 3rd। और अब अगर बात की जाए 1 and 2 की, तो ध्यान देना 1 and 2 में रेजोनेंस एब्सेंट है, तो हमने कहा अब कंपैरिजन का बेसिस आई इफेक्ट होगा, और अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट में मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा जो इस केटैन को स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू सेकंड जिसमें आई इफेक्ट एब्सेंट है। तो फिर फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड एंड दिस कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन आई इफेक्ट। यहां पर हमने कंपैरिजन का बेसिस जो लिया है वो आई इफेक्ट लिया है एंड सेकंड इज मोर स्टेबल देन 7। इस तरह से आप सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर कार्पेटेंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज कैसे होते हैं, आपको जब आपको सेट ऑफ मॉलिक्यूल दिया होता है कार्पेटेंस का, मान लेते हैं उस सेट ऑफ मॉलिक्यूल में पहला मॉलिक्यूल आपको सपोज ये दिया हुआ है अलाइल कार्पेटेन। अब जैसे ही आप सबसे पहले अलाइल कार्पेटेन को देखते हैं आपको इसमें रेजोनेंस दिखता है, और रेजोनेंस दिखते ही फिर आप क्या करते हैं, रेजोनेंस का कंसेप्ट अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये नहीं कि जैसा मॉलिक्यूल हमें दिखा, जो कंसेप्ट उस मॉलिक्यूल में हमें दिखा, जो इफेक्ट हमें उस मॉलिक्यूल में दिखा, हमने उस इफेक्ट को सोचते हुए क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दिया। नो, आप अपना सीक्वेंस माइंड में सेट करो कि पहले मुझे चार्ज ऑन एटम देखना है, फिर मैं रेजोनेंस का कंपैरिजन में रेजोनेंस का बेसिस लूंगा, और फिर कंपैरिजन में मैं आई इफेक्ट को लूंगा। तो 3 फैक्टर्स की एप्लीकेशंस में आपको बता रहा हूं, चार्ज ऑन एटम, रेजोनेंस एंड आई इफेक्ट। और इन 3 फैक्टर, अभी मैं अदर फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ और फैक्टर्स आगे आएंगे, उनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे सीक्वेंस में। लेकिन अगर इन 3 फैक्टर्स के एप्लीकेशन की बात की जाए
तो पहले आपको चार्ज ऑन एटम देखना है, फिर आपको रेजोनेंस देखना है, और फिर आपको आई इफेक्ट देखना है. दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेट. क्लियर होगी बात ये? चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं.
कुछ कार्बोटाइंस आपको दिए हुए हैं और इन कार्बोटाइंस का आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। चलिए ऐसा करते हैं, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना और इनके आंसर्स में आगे डिस्कस करूंगा। एक बार आप ट्राई करें, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, किस तरह से कंपैरिजन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, इनके आंसर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं और सेकेंड एप्लीकेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। आप ध्यान देना, देखो अगर आपको एल्काइल फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है तो इसके लिए आप बेस्ट पॉइंट आप ये माइंड में रखें, दोज फैक्टर्स व्हिच कैन स्टेबलाइज कार्बेटाइन विल आल्सो स्टेबलाइज फ्री रेडिकल्स। जो फैक्टर्स कार्बेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं वो फैक्टर्स फ्री रेडिकल को भी स्टेबलाइज करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं, देखो कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स इज सिमिलर टू कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइंस। जिस सीक्वेंस में हमने कार्बेटाइंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया है, बिल्कुल वही सीक्वेंस आपको अप्लाई करना होता है फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। क्या ऐसा रीजन है कि जो फैक्टर्स कार्बेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं वो ही फैक्टर्स फ्री रेडिकल को भी स्टेबलाइज करते हैं? मैं आपको रीजन क्लियर करता हूँ, आप ध्यान देना। देखो फ्री रेडिकल और कार्बेटाइन में अगर आप दोनों कार्बन एटम्स को कंपेयर करें तो दोनों ही केस में आप कह सकते हैं कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसे, आप देखो यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन विल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबलाइज्ड। इस कार्बेटाइन में टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसमें टेंडेंसी रहेगी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपनी डेफिशिएंसी को बैलेंस करे। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इट विल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यही तो रीजन है, आप याद करो, कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स से होते हैं। देखो यही तो रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो कार्बेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। क्यों स्टेबलाइज करते हैं? क्योंकि कार्बन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है स्टेबलाइज होने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होंगे उनसे ये कार्बेटाइन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबलाइज हो जाएगा। और जो रीजन मैं आपको कार्बेटाइन में स्टेबिलिटी के लिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस कार्बेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर भी तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। तो याद देखो इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है तो यहाँ पर भी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो इसमें भी टेंडेंसी रहेगी कि ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। मतलब यहाँ भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे वो इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेंगे इन द सेम वे इन विच कार्बेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। उसी तरह से फ्री रेडिकल को भी रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे। एक पॉइंट हमने कहा भी, पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन इज मोर स्टेबल देन ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन। ये पॉइंट आप यहां भी अप्लाई कर सकते हैं कि फ्री रेडिकल इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन सैचुरेटेड कार्बन इट विल बी मोर स्टेबल देन द फ्री रेडिकल इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन। रीजन क्या है, देखो आप तो ये बताओ, कार्बेटाइन में पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर ज्यादा स्टेबल होता है उस पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में जो अनसैचुरेटेड कार्बन पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन की EN ज्यादा होती है और EN अगर ज्यादा है तो मोर EN पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लेस स्टेबल होती है। ऐसा हमने डिस्कस किया है। ऐसे आप फ्री रेडिकल में भी कह सकते हैं कि अगर अनसैचुरेटेड कार्बन पर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और अनसैचुरेटेड कार्बन की क्योंकि EN ज्यादा होती है तो मोर EN पर डेफिशिएंसी लेस स्टेबल होती है। तो जो कंपैरिजन का बेसिस हमने कार्बेटाइन में लिया, बिल्कुल वैसा ही सीक्वेंस आपको फ्री रेडिकल में अप्लाई करना है स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? मैं आपको इसे अप्लाई करके बताता हूं, आप ध्यान देना।
जैसे आप देखो इन फ्री रेडिकल्स का अगर आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है तो कार्पेटन का जो सीक्वेंस हमने अप्लाई किया बिल्कुल वैसा ही सीक्वेंस यहाँ भी अप्लाई करेंगे स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जैसे कार्पेटन में बात करते हैं चार्ज ऑन एटम, वैसे ही यहाँ पर आपको देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन एटम। जरा देखो क्या मैं बात कर सकता हूँ, सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम टाइप के कार्बन पर प्रेजेंट है, सभी में कार्बन सैचुरेटेड है, तो मतलब जो चार्ज ऑन एटम वाला फैक्टर था वो तो यहाँ पर अप्लाई होगा नहीं। उसके बाद में फिर हम क्या देखते हैं सीक्वेंस में, रेजोनेंस। अब जरा देखो फर्स्ट में अगर बात की जाए तो रेजोनेंस प्रेजेंट है, this unpaired electron is in conjugation with pi bond, so resonance is present in this molecule. In second, resonance is absent. In third, this unpaired electron is in conjugation with the pi bond of benzene ring, C6H5 यहाँ पर benzene ring present है, तो ये जो unpaired electron होगा वो ring के pi bond के साथ conjugated system में होगा, मतलब यहाँ पर resonance present और इस केस में resonance absent होगा। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं, देखो 1 and 3 due to resonance will be more stable than 3 and 4. तो देखो 1 and 3 are more stable than 2 and 4 since resonance is present in 1 and 3 and it is absent in 2 and 4, right? अब बात करते हैं 1 and 3 की। देखो 1 and 3 दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है, क्या बता सकते हैं कहां पर रेजोनेंस ज्यादा है? आंसर है थर्ड में, क्योंकि थर्ड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उसमें 3 पाई बॉन्ड्स का कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस दैट इज मोर इन थर्ड एंड लेस इन फर्स्ट। थर्ड में रेजोनेंस ज्यादा है, सो ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस थर्ड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। और अब अगर बात की जाए सेकंड एंड फोर्थ में, तो देखो सेकंड एंड फोर्थ में रेजोनेंस एब्सेंट है, तो अब कंपैरिजन का बेसिस हम लेते हैं इसमें आई इफेक्ट। क्या हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2+ ग्रुप अटैच्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, राइट? तो फिर तो हम कह सकते हैं सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फोर्थ, सो 2 इज ग्रेटर देन 4। दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ दीज फ्री रेडिकल्स। आई थिंक आपको समझ में आएगा, सीक्वेंस हमने बिल्कुल वैसा ही अप्लाई किया है जैसा हमने कार्पेटेंस में अप्लाई किया। तो इस तरह से आप कार्पेटेंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज सिमिलर टू कार्पेटेंस। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, और थर्ड एप्लीकेशन में मैं ले रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायंस। और ध्यान देना कार्बोनेंस पे भी अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे हैं, सीक्वेंस बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो हमने कार्पेटेंस में अप्लाई किया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो 3 फैक्टर्स हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड चार्ज ऑन एटम। और इन 3 फैक्टर में बोलिए पहले क्या देखेंगे, चार्ज ऑन एटम। सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ the carbonate having negative charge on saturated carbon will be less than the carbonate having negative charge on unsaturated carbon. Unsaturated carbon पर negative charge ज़्यादा stable होगा as compared to negative charge on saturated carbon। और रीजन याद है ना इसका, क्या रीजन है? आप याद करो, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने रीजन डिस्कस किया है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो अनसैचुरेटेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन की EN ज्यादा होती है, और अनसैचुरेटेड कार्बन की EN ज्यादा क्यों होगी? परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होंगे। भाई अनसैचुरेटेड कार्बन अगर है तो या तो वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा या कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और सैचुरेटेड कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो दैट विल बी नेगेटिव चार्ज ऑन sp3 कार्बन। तो परसेंटेज S कैरेक्टर अनसैचुरेटेड कार्बन में ज्यादा होगा। अब आप ध्यान देना, अगर परसेंटेज S कैरेक्टर अनसैचुरेटेड कार्बन में ज्यादा है तो फिर तो EN भी अनसैचुरेटेड कार्बन की ज्यादा होगी। और याद करो मोर EN पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। सो दिस इज व्हाई नेगेटिव चार्ज ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन इज मोर स्टेबल देन ऑन सैचुरेटेड कार्बन, राइट?
चलिए अब इसके बाद में सेकंड फैक्टर क्या लेंगे, रेजोनेंस। तो सेकंड फैक्टर अब हम यहां पर लेंगे रेजोनेंस, और जैसा कि हमने डिस्कस किया इन केस ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी विल बी directly proportional to extent of resonance. It will be directly proportional to extent of resonance. और अगर मॉलिक्यूल्स कंपेरेबल हैं तो फिर हम बात कर सकते हैं इन केस ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए अब इस बार अनएंड के लिए कौन सा इफेक्ट अच्छा होगा, प्लस इफेक्ट या माइनस। याद करो प्लस के लिए प्लस अच्छा होता है, माइनस के लिए माइनस इफेक्ट अच्छा होगा। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ग्रुप, एंड दिस इज कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस मॉलिक्यूल। रेफरेंस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में वो मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें कोई माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट है, और रेफरेंस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में वो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा जिसमें प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर हो रही बात है। और अगर रेजोनेंस के बेसिस पर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है तो फिर हमारे पास थर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। और आई इफेक्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान देना आई इफेक्ट में जैसा कि हमने डिस्कस किया है स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। माइनस के लिए माइनस इफेक्ट अच्छा होगा और प्लस इफेक्ट डीस्टेबलाइजिंग होगा। तो देखो सीक्वेंस कुछ वैसे ही है जैसा हमने कार्बोनेट्स में अप्लाई किया, बस इसी सीक्वेंस को अप्लाई करते हुए आप कार्बोनेट्स के स्टेबिलिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, इन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करना, इनके आंसर्स हम नेक्स्ट आगे डिस्कस कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, और कार्बोनेट की स्टेबिलिटी के लिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद मैं और भी कुछ में एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। तो इस तरह से आप देखो रेजोनेंस में आज हमने 3 एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं, और इन 3 एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन तो हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। ये क्वेश्चंस आपको कार्बोनेट स्टेबिलिटी के लिए ट्राई करना है, ये क्वेश्चंस भी और ये क्वेश्चंस। उसके बाद में सेकंड एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, जिसमें मैंने आपसे कहा कंपैरिजन इज सिमिलर टू कार्बोनेट्स। बिल्कुल कार्बोनेट के सिमिलर ही क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट करने आपको। और उसके बाद में थर्ड एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। सीक्वेंस वही है
पहले आप चार्ज ऑन एटम देखेंगे, फिर आप रेजोनेंस देखेंगे और फिर आई इफेक्ट। और इसके लिए फिर आप ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। इनके आंसर्स हम आगे डिस्कस करेंगे।